बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों अब जो है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से किस प्रकार से पृथक करते हैं। इसलिए इससे पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बच्चों बताया किस प्रकार से हम ठोस को ठोस से अलग करते हैं, और फिर अगली कक्षा में मैंने बताया किस प्रकार से अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक किया जाता है। आज की कक्षा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से हम घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि द्रव में पूरी तरीके से घुल जाते हैं उनको भी अलग करने की हमारे पास प्रक्रिया है। हम उनको भी अलग कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने के लिए बाष्पन विधि का उपयोग किया जाता है। बच्चों बाष्पन विधि क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन मेथड। लगभग आधा मग पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक घोलें। बच्चों देखिए आधा जग जो है या आधा मग्गा जो है या एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें नमक घोल लीजिए। इस पानी को गर्म कीजिए। आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद क्या होता है बच्चों, बीकर का सारा पानी बाष्प बनकर उड़ जाता है और बीकर में नमक शेष जो होता है वो रह जाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखिए किसी द्रव का बाष्प में परिवर्तित होना बच्चों बाष्पन कहलाता है तथा यह क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। इसी विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। देखिए बाष्पन की जो क्रिया है जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन मेथड, बच्चों ये एक ऐसा मेथड है इसमें होता क्या है, बाष्पन। बाष्पन का मतलब बाष्प का बनना, यानी द्रव से बाष्प का बनना। जब इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, द्रव जो होता है वो कौन सी अवस्था में बदल जाता है, बाष्प मतलब बाष्प में बदल जाता है। तो किसी द्रव का बाष्प में बदलना ही बच्चों कहलाता है बाष्पन। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो क्रिया होती है, इसको बाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो द्रव का बाष्प, जैसे द्रव होता है, द्रव एक अवस्था है, उसी तरह बाष्प जलवाष्प में बदल जाता है। लेकिन बदलता कब है, जब तापमान को बढ़ाया जाता है। जैसे हमने क्या किया, हमने थोड़ा पानी लिया और पानी के अंदर थोड़ा नमक घोल दिया। हमने उस नमक को घोलने के बाद हमने क्या किया, यदि हम चाहते हैं कि नमक अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए, कि घोलने के बाद नमक पानी को अलग करना अभी तक आपको हो सकता था नहीं पता हो, लेकिन आज के बाद आप नमक घुलने के बाद भी पानी से पृथक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम बाष्पीकरण की प्रक्रिया या बाष्पन की विधि कहते हैं। इसमें होता कुछ नहीं है, सीधा सा सिंपल है। आपने पानी जो होगा उसको गर्म करना है, और जब तक गर्म करना है जब तक कि सारा पानी उड़ ना जाए। जो पूरा पानी उड़ जाएगा वो तो बच्चों बाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक है, जल का बाष्प में बदलना ही बाष्पीकरण कहलाता है। जब ये बाष्प में बदल जाएगा तो जो हमारे बर्तन में रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा नमक। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। और इस विधि का प्रयोग जो है समुद्र से नमक प्राप्त करने में भी किया जाता है। यानी जो समुद्र से नमक निकाला जाता है, क्या किया जाता है, समुद्र के पानी को बड़े बड़े गड्ढों में उसमें भर दिया जाता है और सूर्य की गर्मी से, सूर्य के ताप से, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, उसके तापमान से धीरे धीरे बाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है। और एक लगातार क्रिया है जो चलती रहती है निरंतर। ठीक है, ये चलती रहती है प्रक्रिया, जिसके कारण क्या होता है, समुद्र से के जल से नमक को प्राप्त किया जाता है। चलिए अगली विधि पे हम लोग आते हैं, जिसको कहते हैं आसवन विधि, जिसको इंग्लिश में डिस्टिलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है और किस प्रकार से हम इसके अंदर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल के द्वारा हम जो घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं द्रव के अंदर उनको किस प्रकार से पृथक कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। आसवन विधि को कहते हैं डिस्टिलेशन इंग्लिश में। एक धातु की प्लेट लीजिए बच्चों, देखिए एक धातु की प्लेट ले सकते हैं, एल्युमिनियम की ले सकते हैं आप। ठीक है, जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो। एक प्लेट लीजिए, देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक व्यक्ति है जिसने एक प्लेट ली हुई है, ये फ्राई पैन भी हो सकता है आपका। इसमें क्या करना है, इस पर कुछ बर्फ़ के टुकड़े रख देने हैं ऊपर। ठीक है, और इस प्रकार से आपने पकड़ना है। क्यों रखे गए हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। गर्म करने पर केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आ जाती है या आती है, वह द्रव जल बन जाती है। यानी वो जो किसमें बदल जाती है, जल में बदल जाती है। ये द्रव बूंद बूंद जो है बनकर क्या होता है, बीकर में इकट्ठी हो जाती है। भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। देखिए हमने देखा था कि जल का बाष्प में बदलना या भाप में बदलने की क्रिया बाष्पन कहलाई, है नी। किसी द्रव का बाष्प में परिवर्तित होना ही बाष्पन कहलाता है, और यही क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। लेकिन जब किसी बाष्प का जल में परिवर्तित होना बच्चों, ये कहलाता है संघनन, संघनन की क्रिया। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, बाष्पन और संघनन दोनों एक साथ हो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि जो बाष्प था, उस बाष्प से हमने जल को प्राप्त किया। जैसे हमने केतली में पानी भर लिया, और इस केतली में पानी भरने से क्या होगा, जब हम इसको गैस के ऊपर रख देंगे, उसकी फ्लेम के ऊपर रख देंगे, तो क्या होगा, वो पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो वो भाप बनेगा, और भाप बन के ये जो टोंटी दिख रही है आपको इस केतली की, उससे भाप बाहर निकलेगी। अब इस भाप को हमने करना क्या है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट पे बर्फ़ हमने इसलिए रखी है क्योंकि जो प्लेट के ऊपर बर्फ़ रखने से ये ठंडी हो जाएगी। प्लेट क्या हो जाएगी, बहुत ठंडी हो जाएगी। जब ये भाप इसके संपर्क में आएगी, इसके प्लेट के संपर्क में आएगी, तो ये ठंडी होके किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये आपकी पानी में परिवर्तित हो जाएगी, यानी जल में परिवर्तित हो जाएगी। और ये जो जल है, इसको बूंद बूंद करके हम एक बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, पहले हमने क्या किया, जल से उसका बाष्प बनाया, और फिर बाष्प को हमने एकत्रित करके क्या बना लिया, जल बना लिया। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि जो प्लेट पे बर्फ़ रखी जाएगी, वो बर्फ़ इस प्रकार से रखी जाए कि उसका पानी बीकर में ना गिरे, ठीक है। वो थोड़ा गहरी प्लेट होने, ये जो बर्तन आप लेंगे, जो प्लेट लेंगे, उस प्लेट को थोड़ा गहरा लेना है, जिससे कि बर्फ़ का पानी बीकर में ना गिरे, ठीक है। नहीं तो ये पानी जो है बीकर में गिरेगा तो मिक्स हो जाएगा पानी, ये बाष्प का पानी अलग हो, और इसलिए उसको थोड़ा सा गहरी प्लेट लेनी है हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ये संघनन और बाष्पन, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमने दो प्रक्रिया यहाँ पे समझी, एक बाष्पन की क्रिया समझी, एक संघनन की। तो बाष्पन की क्रिया में क्या हो रहा है, द्रव जो है बाष्प में बदल रहा है, और संघनन की क्रिया में क्या हो रहा है, बाष्प जो है वो द्रव में बदल रहा है। बस इतना आपको समझना है। और ये हम डेली अपने घरों में, अपने परिवेश में, अपने आसपास में देखते हैं। ये बाष्पन की क्रिया भी होती है और संघनन की क्रिया भी होती है, ठीक है बच्चों। अब ये किसी विलयन से बाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं, आसवन की क्रिया। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, इसके द्वारा हमें शुद्ध जल मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो कई, उसके ऊपर लिखा होता है, जब हम दवाइयाँ लेने जाते हैं बच्चों मेडिकल स्टोर से, तो जब एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, उसको बनाने के लिए एक बोतल साथ में मिलती है, उसमें लिखा होता है डिस्टिल्ड वाटर। इस डिस्टिल्ड वाटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, दवाइयों को बनाने के लिए। तो ये शुद्ध पानी होता है, और ये शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया है आसवन की प्रक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस आसवन की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध जल को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अब ये भी हम प्रक्रिया को यहाँ समझते हैं। क्रिस्टलाइजेशन है क्या, जैसे कि मान लीजिए एक बीकर में आधे भाग में अधिक, मतलब आधे भाग से ज़्यादा पानी ले लीजिए आप एक बीकर के अंदर, या गिलास के अंदर, या फिर कांच के गिलास के अंदर, क्योंकि बीकर तो होगा नहीं, कांच के गिलास में ले लीजिए। इसमें फिटकरी को तब तक घोलते जाएं जब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए। मतलब क्या करना है, फिटकरी को जब तक उसके अंदर घोलना है बच्चों, जब तक कि वो बीकर में घुलना बंद ना हो जाए। उसके बाद क्या करना है, जब वो घुलना बंद हो जाएगी, जब कहते हैं हम किसी द्रव के अंदर जब कोई पदार्थ जो होता है वो घुलना बंद हो जाता है, तो जो विलयन हमें प्राप्त होता है, उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन का मतलब क्या हो गया, एक विलयन में दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। आप आगे चल के पढ़ेंगे। विलायक जो होता है, जैसे जल क्या है, एक विलायक है, और उसके अंदर हमने फिटकरी घोल रहे हैं, फिटकरी कम मात्रा में है, उसको हम बोलते हैं विलेय, यानी कि वो क्या है, कम मात्रा में है। तो जो घुलने वाला पदार्थ होता है, घुलने वाला, उसको विलेय, और जो घोलता है अपने अंदर, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको कहते हैं विलायक। जैसे पानी विलायक है और फिटकरी यहाँ पे विलेय है। तो फिटकरी को हम जब घोल देंगे और जब घुलना वो बंद हो जाएगी पानी के अंदर, तो जो विलयन हमें प्राप्त होगा, विलयन जो बनता है वो विलेय और विलायक दोनों के मिलके बनता है। तो जब ये विलयन हमें प्राप्त होगा, इस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे, क्योंकि अब इसमें आगे फिटकरी घुल नहीं सकती। लेकिन यदि हमने इसको गर्म किया, यदि इस विलयन को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने से इसकी जो घुलने की जो क्षमता है विलयन की, वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी विलेयता बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम घोल सकते हैं, इसके अंदर फिटकरी। तो इसको गर्म करेंगे, ठीक है, इस घोल को गर्म करेंगे। गर्म करने पर फिटकरी की जल में विलेयता जो होगी बच्चों बढ़ जाएगी। अब जी विलेयता क्या होता है, जो विलेय होता है, यानी फिटकरी यहाँ पे विलेय है, फिटकरी की घुलने की क्षमता को हम विलेयता कहते हैं भाई मेरे बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, जो फिटकरी है वो जल में उसकी घुलने की जो
क्षमता है, जो विलेयता है वो बढ़ जाती है, अर्थात फिटकरी की कुछ और मात्रा जल में घुल जाएगी बच्चों, घुल जाती है। अब इस घोल को बिना हिलाए हमने क्या करना है, अब इस घोल को हिलाना नहीं है और बिना हिलाए हुए एक स्थान पे रख देना है जब तक कि ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएंगे। यानी आप उसके अंदर देखेंगे बहुत ही खूबसूरत प्यारे क्रिस्टल, एकदम एकदम एक एक मतलब ऐसा लगे क्रिस्टल मतलब जाल की तरह होगा, एकदम वाइट, एकदम जाल की तरह आपको नज़र आएगा क्रिस्टल्स। और आप इसको घर में करके देखिएगा, आपको बड़े शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होंगे। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्रिस्टल्स प्राप्त करिए, किसके, ये आपके जो है फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त किए। इसी तरह आप और भी पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप घोलते जाइएगा और आपको ये इसके क्रिस्टल भी प्राप्त हो जाएंगे, किसके, फिटकरी के क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमने जो पढ़ा यहाँ पे, आज हमने पढ़ा बाष्पन की विधि क्या होती है, आसवन की विधि क्या होती है, संघनन कैसे कहते हैं, और इसके अलावा क्रिस्टलीकरण कैसे कहते हैं। चलिए, तो ये तीनों विधियां मैंने आपको समझाई। इसमें हमने घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि हमने देखा, बाष्पन विधि के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बाष्पन विधि के द्वारा आपको दिखाया कि किस प्रकार से हम शुद्ध जल को प्राप्त कर सकते हैं, और क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा हमने दिखाया आपको किस प्रकार से जो है हम क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं, फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं घर में। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, और आपको यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई माइंड में किसी प्रकार का सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।